पृथ्वीराज रासो। रासो से पहले हमने पढ़ा, पृथ्वीराज रासो से पहले बीसल देव रासो। कौन सा पढ़ा? और बीसल देव रासो के बारे में बहुत सी बातें की। देखो, भाषा के बारे में पता होना चाहिए कि भाषा क्या है। मैंने कहा ना कि आदिकाल की जो साहित्य सामग्री है उसकी भाषा के बारे में कोई एक निर्णय नहीं दिया जा सकता है कि इसकी भाषा ये है, क्योंकि कई प्रक्षिप्त अंशों की भरमार है इन रचनाओं में। चाहे वो बीसल देव रासो हो, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, फिर भी बीसल देव रासो की भाषा राजस्थानी हिंदी है। क्या है? दो लोगों के मत बड़े विवेच्य हैं, देखने योग्य हैं। इसमें एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और दूसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो कहते हैं कि इसकी भाषा जो है राजस्थान में जो प्रचलित जो ब्रज है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज पिंगल शैली से युक्त है। किससे युक्त है? राजस्थानी मिश्रित पिंगल शैली से युक्त है। किसकी भाषा? बीसल देव रासो की भाषा। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। दूसरा मत डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, उसको भी ठुकराया नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि बीसल देव रासो की भाषा का जो व्याकरण है वो अपभ्रंश के नियमों का पालन करता है और इसकी भाषा को हम साहित्यिक अपभ्रंश कह सकते हैं। अपभ्रंश का ही प्रभाव है इसमें, तो ये बात कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो क्योंकि इसकी भाषा में गौरिका नंदन त्रिभुवन सार जब वो पंक्तियां आती है तो वहां पर वो भाषा देखने पर लगती है कि प्रारंभ में यदि हम देखते हैं तो राजस्थानी का ही प्रभाव अधिक है और ज्यादातर लोग इसी मत के पक्षधर हैं कि भाषा इसकी राजस्थानी हिंदी है। तो भाषा क्या है इसकी? राजस्थानी हिंदी है। आचार्य शुक्ल ने इसे ब्रज मिश्रित राजस्थानी की पिंगल शैली माना है। ये नोट करना चाहिए, लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आचार्य शुक्ल ने क्या माना है? ब्रज मिश्रित राजस्थानी की पिंगल शैली की रचना माना है बीसल देव रासो को। अब बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? हाँ, रामचंद्र शुक्ल। रामकुमार वर्मा वाला वही है, वो अपभ्रंश का प्रभाव मानते हैं, उस पर साहित्यिक अपभ्रंश मानते हैं बीसल देव रासो की भाषा। साहित्यिक अपभ्रंश मानते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है इसका रचना काल बच्चन सिंह कहते हैं 1126 से लेकर के 1196। आचार्य शुक्ल कहते हैं 1168 ईस्वी। और बड़ी लड़ाई का जो समय है वो तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो 1191 और 92 है ना। दो युद्ध हुए बड़े, पहले में जीत और दूसरे में हार। लेकिन ये भी कहते हैं कि उसको 17 बार हराया था। मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया था? 17 बार हराया था। गूंगा ही था, काम तमाम कर देता तो व्याधि नहीं होती। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, जिस दिन हत्थे चढ़ गया ना। इतना वीर, इतना योद्धा, और कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न दूरदर्शिता के कारण पराजय का मुंह देख लेता है। कैमास वध प्रसंग आता है, कैमास वध प्रसंग सुना है आपने? 57वां समय है। कौन सा समय है? 57वां समय है। तो 1191 और 92 इसका समय है। समय निर्धारित हम नहीं कर सकते, आप लिख लीजिए। पृथ्वीराज रासो रचना काल बच्चन सिंह के अनुसार इसका समय बीच में, क्योंकि वो एकदम तो ग्रंथ रचा नहीं गया, टाइम लगा उसमें। तो इसका रचना काल उन्होंने क्या दिया है? 1126 से 1196 ईस्वी के बीच। क्यों? 92 में तो काम ही हो गया था, 96 क्यों? पुस्तक जल्लन हत दई गज्जन चले नृप काज। कहते हैं कुछ अंश उसके पुत्र ने पूरे किए, तो उसको भी 4-5 साल तो लगी गए। तो 1168 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? 1168 ईस्वी है।
2500 पृष्ठों और 2500 पृष्ठों और 69 समयों में रचित प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है, ऐसे भी लिख सकते हो। रचित क्या है ये? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। 69 समयों में रचित प्रबंधात्मक। अब वो कौन सा संस्करण इसका प्रमाणित है, कितने संस्करण है, वो अपने बाद में बात करेंगे। तो ये 2500 पृष्ठों और 69 समयों में रचित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। और डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि ये पिंगल शैली की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है? ये पिंगल शैली की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है? घटना कोश कहा है। बाबू गुलाब राय कहते हैं ये विकासशील महाकाव्य है। ये क्या है? विकासशील महाकाव्य है। श्याम सुंदर दास कहते हैं, श्याम सुंदर दास ये क्या कहते हैं? विशाल वीर काव्य है। विशाल वीर काव्य है। नरोत्तम दास स्वामी जो है, उनका मानना है कि मेरी दृष्टि में तो ये प्रबंध ही नहीं है, ये एक मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य है। नरोत्तम दास स्वामी ने इसे प्रबंध काव्य न मानकर मुक्तक काव्य माना है, जो कि हास्यास्पद है। इसका मतलब बंदे को बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो था। उनके उनके वो मैंने कहा ना कि शुक्ल जी का चश्मा अलग नंबर का होगा, नरोत्तम दास स्वामी का चश्मा अलग नंबर का है, सब एक ही चश्मे से थोड़ी देखते हैं। तो मुक्तक काव्य माना है जो कि हास्यास्पद है। ये बात, ये कहना कि मुक्तक काव्य है। इसमें कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। जिनमें छप्पे छंद की प्रधानता है। छप्पे छंद की क्या है? प्रधानता है। शिव सिंह सेंगर ने, हाँ लिख लो,
ऊपर वाला लिख लो पहले, फिर लिखवाते हैं पंक्ति। शिव सिंह सेंगर ने रासों के रचयिता चंद्र बरदाई को छप्पियों का राजा कहा है। छप्पे छंदों का क्या कहा है? राजा कहा है। इसमें 38 छंद राम भक्ति से संबंधित भी मिलते हैं। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्र बरदाई को आचार्य शुक्ल ने हरप्रसाद शास्त्री को नानूराम भाट से प्राप्त वंश वृक्ष के आधार पर किसको प्राप्त हुई? हरप्रसाद शास्त्री को। किससे प्राप्त हुई? नानूराम भाट से। प्राप्त वंश वृक्ष के आधार पर जगात गोत्र का या जगता गोत्र का भाट माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई का जन्मदिन और मरण दिवस एक ही है। पृथ्वीराज रासों के संस्करणों की बात करें तो मूलतः 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। कितने? 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला संस्करण जो है, जो नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी के द्वारा प्रकाशित है, जिसमें 69 समय है और 16,306 छंद है। दूसरा जो संस्करण है, वो उसकी कुछ प्रतियां जो है
अबोर के साहित्य सदन, जैन भंडार ग्रह और अगरचंद नाहटा, इन तीनों में संग्रहित है। और उसमें जो है 7,000 छंद है। कितने हैं? 7,000। तीसरी प्रति जो मिली है उसमें 3500 छंद हैं और 19 सर्ग हैं। क्या है? 35 छंद हैं और 19 सर्ग हैं। और ये प्रति जो है बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में संग्रहित है। चौथी प्रति जिसमें मात्र 1300 छंद हैं, मात्र क्या है? 1300 छंद और कोई सर्ग नहीं है। ये प्रति अगरचंद नाहटा के पास है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है इसे ही मूल रासो मानते हैं। इसे ही क्या मानते हैं? इसे ही मूल रासो वो मानते हैं। अब मूल रासो जो 1300 प्रतियों का है, इसमें सुख सुखी संवाद भी आया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इस संदर्भ में कहना है, कवि राजा मोहन सिंह भी इसमें नाम आता है। उनका कहना है कि ये जहां जहां पृथ्वीराज रासों में सुख सुखी संवाद आया है वो तो अप्रमाणिक, और जहां ये संवाद प्रणाली टूटी वो है अप्रमाणिक। तो वो क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक, कुछ प्रमाणिक और कुछ अप्रमाणिक। तो अर्ध प्रमाणिक हो गया ना, आधा प्रमाणिक है, आधा प्रमाणिक नहीं। तो पहले तो संस्करण लिखिए। पृथ्वीराज रासों के कुल 4 संस्करण प्राप्त हुए हैं। कुल 4 संस्करण प्राप्त हुए हैं। पहला लिखिए वृहद संस्करण। वृहद संस्करण काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित इस संस्करण में कुल 69 समय, कुल 69 समय और 16,306 छंद आए हैं। 16,306 छंद आए हैं। 16,306 छंद आए हैं। इसमें पहला समय जो है वो किस नाम से है बताओ? पहला समय जो है किस नाम से है? आदि पर्व है। किस नाम से है? आदि पर्व है। क्लियर? 20वां समय जो है ये पद्मावती समय से संबंधित है। पद्मावती के रूप सौंदर्य से संबंधित है ये। सत्तावनवां समय जो है कैमास वध से संबंधित है। 57वां समय क्या है? कैमास वध से संबंधित है।
61वां समय जो है, 61वां समय बताओ। कनौज युद्ध यानी बड़ी लड़ाई का समय ना, कन्नौज युद्ध, ये सबसे बड़ा समय है। ये क्या है? सबसे बड़ा है, बड़ा समय है ये। कनौज युद्ध समय लिख लेना। यह सबसे बड़ा समय है। लिख लिया। और 29वां है महोबा युद्ध, 69वां, 69, 29वां क्या, 69वां महोबा युद्ध। ये इसके कुछ समय। दूसरा संस्करण कौन सा है? मध्यम संस्करण है। यह कुल 7000 छंदों में रचित है। यह कुल 7000 छंदों में रचित है। इसकी कुछ प्रतियां कुछ प्रतियां अबोहर के साहित्य सदन, जैन साहित्यगार भंडार, बीकानेर के जैन साहित्यगार भंडार, तथा अगरचंद नाहटा के पास सुरक्षित हैं। अगरचंद नाहटा के पास सुरक्षित हैं। हाँ जी, विद्वान है। अगरचंद नाहटा एक इतिहास शोधक है, जिन्होंने खूब प्राचीन ग्रंथों की खोज की उन्होंने। जैसे मोतीलाल मेनारिया का नाम लेते हैं। मोतीलाल मेनारिया, बीसल देवरास, बात आगे बता रहा हूँ। बीसल देवरासों का रचना काल, मैंने कहा ना कि राजस्थान के वृत्त संग्राहक 17वीं 18वीं शताब्दी तक मानते हैं। उनमें एक मोतीलाल मेनारिया का नाम आता है। वो 18वीं सदी का मानते हैं। बीसल देवरासों को क्या मानते हैं? 18वीं सदी का। तो मोतीलाल मेनारिया का नाम है। हाँ जी, 18वीं लिख लो, मैं और साथ में मेरा नाम लिख लो आगे, सर ने कहा 18वीं सदी। किस में आया था? नहीं, 18वीं है।
16वीं नहीं है, 18वीं सदी है। मोतीलाल मेनारी 18वीं मानते। तो ये मोतीलाल मेनारिया है, अगरचंद नाटा है, दशरथ शर्मा है, मुंजिनविजय का नाम आता है। इन्होंने जो पुरातन ग्रंथ हैं उनको खोज खोज करके निकाला है। यदि हम जिनविजय सूरी का नाम लें तो उनकी एक रचना है पुरातन प्रबंध संग्रह, उसमें बहुत से जैन साहित्यकारों की रचनाएं उन्होंने ली है। पुरातन प्रबंध संग्रह, उसमें कई जैन साहित्यकार रचनाएं उन्होंने संकलित की। तो ये तो शोधक हैं, इतिहास शोधक हैं। लघु संस्करण जो तीसरा संस्करण है, लघु संस्करण क्या है? तीसरा संस्करण है, और इसमें 3500 छंद है और 19 सर्ग है। और ये कहां सुरक्षित है? बीकानेर का अनूप संस्कृत पुस्तकालय। बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में ये संग्रहित है। लघुतम संस्करण या चौथा संस्करण जो है, लघुतम संस्करण या चौथा संस्करण जो है, ये मात्र 1300 छंदों की प्रति है। मात्र ये क्या है? 1300 छंदों की प्रति है। और ये अगरचंद नाहटा के पास संरक्षित है। अगरचंद नाहटा के पास संरक्षित है। लिख लिया? अब एक प्रश्न ज्यादातर बार आया है, वो प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा जाता रहा है कि कौन से विद्वानों का कौन सा दल जो है प्रमाणिक मानता है और कौन सा दल जो है वो अप्रमाणिक मानता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर विद्वानों के तीन वर्ग हैं। तीन वर्ग हैं जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। अब इसमें वुलर का नाम आता है, इसमें कवि राधा श्यामल दान का नाम आता है, मुरारी दान का नाम आता है, राम कुमार वर्मा का नाम आता है, रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, मुंशी देवी प्रसाद का नाम आता है। ये लोग क्या मानते हैं?
अप्रमाणिक रचना मानते हैं। तो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? कवि राजा श्यामलदान, कवि राजा मुरारीदान, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और वो वूलर, ये दो अंग्रेज हैं, एक वूलर है जो इसको अप्रमाणिक मानते हैं, एक कर्नल टॉड है जिन्होंने इसके काव्य सौंदर्य पर रीझ करके और इसका प्रकाशन भी करवाया था, पृथ्वीराज रासो का। कर्नल टॉड वो उसको प्रमाणिक मानते हैं, उनकी दृष्टि में क्या है? प्रमाणिक है। मोतीलाल मेनारिया है, कर्नल टॉड है ना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ये नाम आते हैं। तो इनमें देखो गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं कि अप्रमाणिक मानते हैं? राजस्थान के इतिहासकार एक नाम तो आता है, सुनीति कुमार चटर्जी भी बड़े भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं। मुनि जिनविजय का नाम भी आता है, कवि राजा मोहन सिंह का भी नाम आता है। ये तो मानते हैं अर्ध प्रमाणिक है। क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इसका सरल याद रखने का सरल तरीका है कि देखो, सबसे पहले हमने मोहन नाम पढ़ा, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ये दो अलग अलग हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा तो इधर है, और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या बड़ा नाम है, वो क्या मानता है? प्रमाणिक मानता। अब मोहन है तो उसके साथ श्याम भी साथ में है, और मोहन और श्याम दोनों कहाँ अटकेलियां की? मथुरा में की। तो मथुरा प्रसाद दीक्षित भी है ना। और मोहन को भोग लगता है तो मिश्री का लगता है, तो मिश्र बंधु भी इसमें है। मिश्र बंधु भी क्या है? इसमें है। अब मिश्र बंधु हैं और मोहन को हार चढ़ाया जाता है मोतियों का, मोतीलाल मेनारिया, याद रह जाएंगे ना, मोतीलाल मेनारिया। और हार चढ़ा के फिर टोडिया पर बैठे घरे आ जावा, कर्नल टोड, कर्नल टोड। लिख लिया? हाँ, राम ने क्या की थी? देवी की उपासना की थी कि नहीं की थी? राम की शक्ति पूजा। और दोनों राम है, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। अब श्याम नाम तो इसमें, लेकिन वो श्याम सुंदर है, वो कृष्ण है। ये श्यामल दान है, मुरारी दान है, ये इसमें आएंगे। चलिए 2 नंबर पे लिखो, प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। देखो, मोहनलाल विष्णुलाल
पंड्या, ये वही हैं जिन्होंने आनंद संबंध की सर्वप्रथम परिकल्पना की। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए एक नया संबंध बना दिया, क्या? आनंद संबंध। ये आनंद संबंध के आधार पर तुम देखो तो ये प्रमाणिक है। और इनका समर्थन किया, विष्णु का समर्थन तो श्याम सुंदर करेंगे ही। किसने किया? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। और श्याम जी कहाँ रहते थे? मथुरा में। मथुरा प्रसाद दीक्षित, चढ़ा दिया भोग मिश्री का। मिश्र बंधु, क्या? मिश्र बंधु। मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। और कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, ये क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान देखें, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान देखें तो अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में अगरचंद नाहटा, अब थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि मैंने जो लघुतम प्रति है वो किसके पास सुरक्षित मानी है? अब मैंने नहीं मानी, सारे ही मानते हैं, अगरचंद नाहटा। और उस प्रति के बारे में कहा जाता है कि इसमें सुख सुखी संवाद आया, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और उसी को मूल रासो मानते हैं, बाकी को क्या मानते हैं? अप्रमाणिक सामग्री मानते हैं। तो अगरचंद नाहटा कहते हैं कि भाई मेरे पास दूसरी जो प्रति थी ना, दूसरी प्रति भी उनके पास थी, उसमें तो वो मेल नहीं खाती है जो ये चौथी प्रति है। तो मैं ये मान सकता हूं कि दूसरी तो अप्रमाणिक है और चौथी प्रमाणिक है, तो मैं बीच का मान लेता हूं अर्ध प्रमाणिक। ठीक है ना? तो अगरचंद नाहटा इसको क्या मानते हैं? कवि राजा मोहन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, मुनि जिन विजय, ये क्या मानते हैं? इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दो बातें कही है। एक तो यदि हम देखें देश भाषा की पुस्तकें जो है उनमें चार रचनाएं प्रमुख रूप से हैं, विजयपाल रासो, अमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता को जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये भृंग भृंगी संवाद है। क्या है? भृंग भृंगी संवाद। और ये मेरी दृष्टि में ये क्या है? सुख सुखी, संवाद। सुख मतलब तोता और सुखी मतलब, 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 सुखी मतलब
सुखी मतलब
मैना नहीं होता है, मैना भी अलग होता है, नर मैना मादा मैना अलग है। अब तुम तोती, नहीं, हिंदी में कुछ शब्द हैं उनके लिए हम नर मादा शब्द के द्वारा ही लिंग निर्धारण शब्दों का कर सकते हैं। मेंढकी को जुखाम, तो मेंढकी शब्द गलत है, नर मेंढक और मादा मेंढक ये होता है। बहुत से शब्द हैं ऐसे, कोयल, कोयल कौआ नहीं है, कौए का अब कौवी गलत है, नर कौआ और मादा कौआ। इसी प्रकार से नर कोयल और मादा कोयल। आचार्य, अब तुम व्हेल को क्या कहोगे? व्हेल, व्हेल मछली होती है ना, अब मछली को क्या कहोगे? मछली के लिए हालांकि पर्यायवाची आता है कि मत्स्य, मत्स्य शब्द पुल्लिंग है, मीन पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। मीन क्या है? ऐसे बहुत से शब्द हैं हिंदी में जिनके पर्यायवाची कुछ, उनका लिंग कुछ और है और उनके दूसरे पर्यायवाची का समानार्थी शब्द उसका उसका लिंग कुछ और है। जैसे अक्षी, अक्षी शब्द क्या है? नेत्र क्या है? पुल्लिंग है। और आंख क्या है? स्त्रीलिंग। अक्षी क्या है? पुल्लिंग है। हाँ, नयन क्या है? पुल्लिंग है। हाँ, मेरी अक्षी होता है क्या? दृग पुल्लिंग है, दृग। नयन पुल्लिंग है, मेरा नयन या मेरी नयन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है। सुख सुखी संवाद कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासों में रासों में जहां जहां सुख सुखी संवाद है वो अंश प्रमाणिक हैं, वो अंश प्रमाणिक हैं। जहां जहां सुख सुखी संवाद हैं वो अंश प्रमाणिक हैं, तथा जहां यह संवाद टूटा है वे प्रक्षिप्त व अप्रमाणिक अंश हैं। हाँ, प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त कैसे लिखोगे? प्रक्षिप्त व अप्रमाणिक हैं। पृथ्वीराज रासों में 69 समय है कुल। कितने हैं? 69 समय बृहद संस्करण में। और उसमें मैंने महत्वपूर्ण समय तो लिखा दिए कौन कौन से हैं। नेट के सिलेबस में एक लगता है रेवा तट समय। कौन सा लगता है? ये शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन के साथ हुए युद्ध का इसमें वर्णन है, रेवा तट समय। और ये है 27वां समय। कौन सा समय है? नेट में प्रश्न पूछा पूछा जा सकता है कि कौन सा समय, अभी रद्द हो गया, दोबारा हो जाएगा, कोई बात नहीं। रेवा तट समय क्या है? 27वां समय है।
और क्या विशेषता है? पृथ्वीराज रासो में क्षत्रियों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुंड से। जबकि उनके प्रमाण क्या मिलते हैं कि वो सूर्यवंशी हैं। चौहान, चालुक्य इत्यादि की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुंड से। क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। अग्निकुंड से मानी गई है। पूछ लिया जाए कि नख सिख श्रृंगार वर्णन किस में आया? पृथ्वीराज रासो में। तो किस में आया है? पद्मावती समय में आया है। पद्मावती समय में पृथ्वीराज रासो में नख सिख श्रृंगार वर्णन, पद्मावती का नख सिख श्रृंगार वर्णन आया है। नख सिख श्रृंगार वर्णन आया है। जैसे हमने जायसी के पद्मावत में देखा है ना। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इस बारे में कि जायसी के पद्मावत और चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में इतिहास, तथ्य और कल्पना का, यानी कि फिक्शन और फैक्ट का अद्भुत संयोग है। अद्भुत संयोग है। और वो संयोग यही है क्या, इसमें भी पद्मावती समय भी देखेंगे तो नख सिख श्रृंगार वर्णन है। इसमें भी पद्मावती जो है वो तोते से बात करती है ना। तोता उसके सौंदर्य की प्रशंसा करता है। उसी प्रकार से जायसी के पद्मावत में भी पद्मावती के सौंदर्य की प्रशंसा हीरामन तोता जो वो करता है, और बाद में वो उसकी व्याधि का कारण भी बन जाता है ना। तो लिखिए आप कि पद्मावती समय में पद्मावती समय में मानवेतर संवाद भी आया है। और तोते के हाथों तो वो संवाद भेजती है ना। हाथों तो क्या, हाथ तो है नहीं उसके, मतलब तोते के माध्यम से संवाद भेजती है। कौन? पद्मावती जो है भेजती है क्या, या संयोगिता भेजती है? कौन भेजता है बताओ? पद्मावती। पद्मावती संवाद भेजती है कि मेरा वर्ण करें, पृथ्वीराज चौहान आए और मेरा वर्ण करें। समुद्र शिखर दुर्ग नाम सुना आपने? कुमुदमणि, पिता का नाम क्या था? कुमुदमणि था, लेकिन इतने डिटेल में नहीं जाना। मानवेतर संवाद दिखाए गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, वो नोट कर लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो और जायसी के पद्मावत में तथ्य और कल्पना तथ्य और कल्पना
फिक्शन और फैक्ट। फिक्शन का मतलब कल्पना है और फैक्ट का मतलब तथ्य। फिक्शन और फैक्ट का अद्भुत संयोग है। सोचिए, पृथ्वीराज चौहान युद्ध नहीं हारता तो भारत का क्या भविष्य होता? अलग होता क्या कुछ है? खैर, डिस्क्रिप्टिव में नहीं जाएंगे। फिक्शन और फैक्ट का अद्भुत संयोग है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये प्रश्न पूछा गया तब लिखा मैंने, याद आ गया लिखा दिया मैंने। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने, थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, पृथ्वीराज रासो ज्यादा हो रहा है। आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि, हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। प्रथम महाकाव्य माना है, लिख लिया। मोटी मोटी बातें ये थी। प्रमाणिकता वाले प्रश्न पर विचार कर लेना थोड़ा ना। प्रमाणिकता अप्रमाणिकता जो है, डॉक्टर नगेंद्र भी प्रमाणिक मानते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय भी क्या मानते हैं? प्रमाणिक। दो नाम और लिख लेना, डॉक्टर नगेंद्र और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हाँ प्रमाणिक मानते हैं। और ये कथन है कि यह एक पूर्णतः जाली ग्रंथ है। ये किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अनऐतिहासिक ग्रंथ है ये डॉक्टर दशरथ शर्मा का। इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, प्रमाणिक नहीं मानते। वो 1300 छंदों वाली प्रति कोई क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं मात्र। यह एक पूर्णतः जाली ग्रंथ है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लिख लिया। ये नाम याद रखना, डॉक्टर नगेंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय और दो तीन अंग्रेज, उनको भी याद रखना। कर्नल टोड क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। ग्रियर्सन क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। वुल्लर क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। नीचे लिखो, डॉक्टर वुलर वो वुलर, डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर, ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। अप्रामाणिक घोषित किया।
अप्रामाणिक घोषित किया। लिख लिया। कर्नल टोड ने पृथ्वीराज रासो के महाकाव्यत्व, काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसका प्रकाशन भी करवाया। इसका प्रकाशन भी करवाया। किसने करवाया? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। रासो में, रासो मतलब पृथ्वीराज रासो, वीर और श्रृंगार, वीर और श्रृंगार दो रस प्रमुख रूप से आए हैं। दो रस प्रमुख रूप से आए हैं। दो रस प्रमुख रूप से आए हैं। वाटरफील्ड ने, वाटरफील्ड नाम ठीक ही है, वाटरफील्ड ने परमाल रासो को पृथ्वीराज रासो का ही, परमाल रासो को पृथ्वीराज रासो का ही भाग माना है। भाग माना है। अंतिम बात लिख लीजिए। पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण जो प्रकाशित किसने करवाया? नागरिक प्रचारिणी सभा वाराणसी ने करवाया। और वो किस आधार पर करवाया? वो 1585 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति है, उसके आधार पर करवाया। तो आप कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण कौन सा? वृहद संस्करण। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी ने 1585 ईस्वी में रचित, हस्तलिखित लिखना, 1585 ईस्वी में हस्तलिखित प्रति के आधार पर करवाया। 1585 ईस्वी में लिखित, हस्तलिखित प्रति के आधार पर करवाया। पृथ्वीराज रासो का कुछ भाग चंद्रबरदाई के पुत्र, चंद्रबरदाई के पुत्र कौन है? जल्हण। जल्हण द्वारा लिखा गया है।
उसमें एक पंक्ति भी कि पुस्तक जल्लन हत दई चली गज्जन नृप काज, चली गज्जन नृप काज। लिख लिया। थोड़ी इधर ये आगे आता। पुस्तक जल्लन हथ दई चली गज्जन नृप काज, चली गज्जन नृप काज। इति श्री पृथ्वीराज रासो। कितने हो गए? बस यही था बड़ा, अब समेट देंगे। विजयपाल रासो। और विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? नल सिंह भट्ट। नल सिंह भट्ट। विजयपाल रासो, नल सिंह भट्ट। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने साहित्य इतिहास में ये लिखा है। उन्होंने तो क्या लिखा? तो रीतिकाल का वर्णन किया है। तो उन्होंने उनके ग्रंथ में, उनके द्वारा संपादित जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया है कि विजयपाल रासो जो है वही एकमात्र क्या है, प्रमाणिक है। बाकी रासो नाम से शुक्ल जी जो 6 रचनाएं ली है ये सारी अप्रमाणिक है, इस एक को छोड़कर। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने संपादित ग्रंथ में विजयपाल रासो को प्रमाणिक माना है। प्रमाणिक माना है। इस रचना में करौली के शासक विजयपाल, इस रचना में करौली के शासक विजयपाल की वीरता उसके बगदाद के खलीफा के साथ हुए युद्ध, उसकी वीरता बगदाद के खलीफा के साथ हुए युद्ध आदि का वर्णन है। आदि का वर्णन है। यह डिंगल शैली की रचना है। डिंगल शैली की रचना है। लिख लिया? 4 हो गए ना? बस इसमें इतना ही लिखना है।
परमाल रासो। बारह बरस कूकर जीवे, अरु 13 वर्ष लो जीवे सियार, वरिष्ठ 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये परमाल रासो की उक्ति है। और इसमें परमर्दी देव जो जयचंद के यहाँ क्या थे, सामंत थे। परमर्दी देव के यहाँ महोबा के दो वीर हैं, एक का नाम आला है और एक का उदल है। आला गीतों का जो केंद्र आला गीत है, आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गीतात्मक काव्य की संज्ञा दी है। और इन वीर गीतों का जो केंद्र है, आला गीतों का जो केंद्र है वो बेसवाड़ा है। वो कौन सा है? अयोध्या के पास का क्षेत्र है बेसवाड़ा। आपने सुना होगा, बेसवाड़ी अवधि की एक उपबोली है। बेसवाड़ी क्या है? अवधि की एक उपबोली है। तो परमाल रासों में ये परमाल रासो भी जैसे कि गीतात्मक काव्य, इसका मूल रूप सुरक्षित नहीं। आचार्य शुक्ल इसके बारे में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं क्या कि शब्द नहीं है, गूंज मात्र है, गूंज मात्र है। और इसकी भाषा के स्वरूप में भी भिन्नता आ गई है, क्योंकि परमाल रासो पहले कोई पुस्तक के रूप में प्राप्त तो था नहीं, केवल श्याम सुंदर दास ने इसका, हालांकि इससे पहले फरुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने भी इसका संपादन करवाया, प्रकाशन करवाया। किंतु बाद में श्याम सुंदर दास ने जब उसका प्रकाशन करवाया तो उसका नाम परमाल रासो रखा। क्या रखा? परमाल रासो। तो परमाल रासो 1173 ईस्वी इसका रचना काल है। 1100 रचना काल की दृष्टि से देखो तो 1155 किसका है? बीसल देव रासो का। उससे पहले खुमान रासो है, 9वीं शताब्दी की रचना। खुमान रासो, फिर बीसल देव रासो, फिर परमाल रासो, उसके बाद में पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना है? हालांकि शुक्ल जी का माने तो पहले 1168 ईस्वी है ना। लेकिन हाँ जी, इन बातों के चक्कर में पड़ेंगे फिर गड़बड़ है। हाँ, तभी तो अप्रमाणिक है। रासों में आए हुए सन समंतों के आधार पर 1168 शुक्ल जी ने निर्धारित किया है। परमाल रासो 1173 ईस्वी है। इसके बाद में हमने जो अभी विजयपाल रासो पढ़ा 1298 ईस्वी है, 1298 ईस्वी है। तो 1173 ईस्वी। रचयिता कौन है? जगनिक। लेकिन बोलते सारे क्या है? जगनीक है। क्या? जगनिक। बोलते क्या है? जगनीक। रचयिता इसके जगनीक। मैं भी जगनीक ही बोलता आया हूं। जगनिक चंदेल वंशी शासक जयचंद के यहाँ सामंत परमर्दी देव। कौन? परमर्दी देव के दरबारी कवि थे। और वहां दो सेना नायक भी थे परमर्दी देव के यहाँ, आला और उदल। परमाल रासों में परमर्दी देव के दो सेना नायकों
आला और उदल ये महोबा के वीर थे। कहाँ के थे ये? महोबा के रहने वाले। महोबा विजय प्रसंग है ना पृथ्वीराज रासो में। आला और उदल की वीरता का वर्णन है। आला और उदल की वीरता का वर्णन है। प्रमाल रासों में 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है। बावन छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है। और इसमें सबसे जो ख्यात लड़ाई है वो है नैनागढ़ लड़ाई। नैनागढ़ की लड़ाई लिख सकते हैं कि इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध लड़ाई नैनागढ़ की लड़ाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे मूलतः गेय काव्य मानते हुए वीर गीतात्मक काव्य कहा है। इसे क्या कहा है? वीर गीतात्मक काव्य कहा है। वीर गीतात्मक काव्य कहा है। आल्हा वर्षा ऋतु में कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु। गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं। गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं। आल्हा गीतों का केंद्र। आल्हा गीतों का केंद्र क्या है? बेसवाड़ा है। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम तो फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आला खंड नाम से करवाया और बाद में आगे चल करके श्याम सुंदर दास ने प्रमाल रासो नाम से करवाया। दो भिन्न भिन्न बातें हैं। तो पहले ये लिख लीजिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रमाल रासो प्रमाल रासो का मूल रूप सुरक्षित नहीं है। उनका कथन है कि शब्द नहीं है, गूंज मात्र है। शब्द नहीं है, गूंज मात्र है। देखिए भाषा की दृष्टि से भी
भाषा की दृष्टि से भी प्रमाल रासों का स्वरूप स्थिर नहीं है। प्रमाल रासों का स्वरूप स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम संपादन फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आलाखंड, जिसमें नैनागढ़ की विजय की बात कर रहे हैं, नैनागढ़ लड़ाई सबसे बड़ी इसमें लड़ाई है ना। उसका पूरा नाम है मानो नैनागढ़ की लड़ाई। पूरा नाम क्या है? सारी कथाएं उसके इर्द गिर्द ही है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो वो बाल हंस आया करते थे और उसमें कॉमिक्स आया करते थे। नागराज और ये खूब पढ़े। कॉमिक्स आया, कॉमिक्स समझते हो तुम? चित्रों के माध्यम से कथा। तो उसमें ये आला उदल की वीरता के संदर्भ में भी बहुत से कथन उसमें, वो चित्र कथाएं उसमें होती थी। तो वो पढ़ते थे हम लोग, तब मुझे याद है। नैना मानोगढ़, नैनागढ़ मानो नैनागढ़ विजय। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आलाखंड शीर्षक से करवाया। आलाखंड शीर्षक से करवाया, लिख लिया। इस रचना में मूल रूप से वीर रस का ही परिपाक हुआ है। परिपाक हुआ है। किंतु स्थान स्थान पर स्थान स्थान पर श्रृंगार रस की भी, श्रृंगार रस की भी छटा दिखाई पड़ती है। छटा दिखाई पड़ती है। श्रृंगार रस की भी छटा दिखाई पड़ती है। श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने प्रमाल रासो शीर्षक से, प्रमाल रासो शीर्षक से इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। प्रमाल रासो शीर्षक से इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया।
12 बरिस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जीवे सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, आगे जीवन को धिक्कार। मतलब 18 वर्ष तक ही जीना चाहिए, आगे जीवन को धिक्कार है। तो उसमें वीरता, वीरता के लिए प्रसिद्ध है ये था परमाल रस। परमाल रस कितने पढ़ लिए अपने? 5 पढ़ लिए। और बहुत सी रासो रचनाएं और हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे।